सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती है मेरे पास वो आती है, सर प्रोजेक्ट्स तो आप बताते रहते हैं, पैसा कितना मिलना है, हमें पैसा कितना मिलेगा, सर कौन सा कोर्स किया जाए जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, सर कौन सा कोर्स करना ज्यादा अच्छा होता है, हम सेंटर पे कौन सा कोर्स चलाएं। इन सब बातों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए एक बार वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोर्स का कितना हमें पेमेंट मिलता है, कौन से कोर्स का कितना पेमेंट मिलता है, कौन सा कोर्स हमें हमारे सेंटर पर चलाना चाहिए और किस तरीके से हमारा जो एक कैंडिडेट का पेमेंट है वो निकलता है। तो आइए एक बार इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारे कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्स लिस्ट है, जितने भी एनएसडीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप एनएसडीसी की वेबसाइट पर जाइए, वहां से कोर्स लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स लिस्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी कैटेगरी हम लोग को देखनी पड़ती है। एनएसडीसी ने क्या किया हुआ है कि हर एक कोर्स की एक कैटेगरी डिफाइन की हुई है, 3 कैटेगरी डिफाइंड हुई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 की मैं आपको रेट बता देता हूं। कैटेगरी 1 की जो रेट है, ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूं वो पर आवर रेट है, ठीक है। कैलकुलेट करना भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेमेंट को कैलकुलेट करते हैं कि कितना पेमेंट हमारा पर कैंडिडेट बनेगा और कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा पेमेंट बने, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 में जो हमें पेमेंट मिलता है पर आवर, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ₹46.70। जी, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। कैटेगरी 1 के जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें 46.70 रुपीज जो है वो आपको पर आवर पर कैंडिडेट मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनकी जो पर आवर पर कैंडिडेट रेट होती है वो होती है 40 रुपीज। जी हाँ, कैटेगरी 2 की 40 रुपीज आपको पर आवर रेट मिलती है। कैटेगरी 3 की हम बात करें तो इसका सबसे कम होता है। कैटेगरी 3 की जो हमें रेट्स मिलती है वो 33.40 मिलती है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो कॉमन नॉर्म्स का नोटिफिकेशन है, उस चीज में से देखकर बता रहा हूं। आप भी गूगल कर सकते हैं। कॉमन नॉर्म्स CNN कॉमन नॉर्म्स जो है जो 2018 में लगे थे, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। गजेटेड नोटिफिकेशन होती है, ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, है ना। गजेटेड नोटिफिकेशन है, इसमें ये पूरी रेट्स लिखी हुई है। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट की जो फी होती है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो कोर्स का कितना पेमेंट हमें मिलेगा ये किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, कैटेगरी में आपको बता चुका हूं कि कैटेगरी 1 का इतना रुपया है, कैटेगरी 2 का इतना है, कैटेगरी 3 का इतना आपको पैसा मिलता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोर्स किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है और किस तरीके से उसको पेमेंट तक कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आप लिख लीजिए, जो स्टेप 1 होती है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना है और वो भी गवर्नमेंट फंडेड। आज बिल्कुल जो बात हो रही है वो गवर्नमेंट फंडेड की बात हो रही है। मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में लोग बाग जो होते हैं मेरे गवर्नमेंट फंडेड वाले, मतलब जो वीडियोस होते हैं उस पर कमेंट करते हैं नॉन फंडेड के, और नॉन फंडेड वाले वीडियोस होते हैं उस पर कमेंट करते हैं फंडेड वाले के, है ना। तो आप इधर उधर चकराए नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ये जो आज सारी बातें हो रही है वो फंडेड प्रोग्राम्स के लिए हो रही है, ठीक है। तो फंडेड प्रोग्राम्स के लिए सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं कोर्स किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। कोर्स इस तरीके से सिलेक्ट, क्योंकि जब भी हम कोई इनिशियल बिजनेस चालू करते हैं तो इनिशियल बिजनेस में हम सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट हो और रिटर्न ज्यादा हो जाए। कम इन्वेस्टमेंट की चीज देखी जाती है ताकि रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा कोर्स सोचना होता है, ऐसा कोर्स डिसाइड करना होता है जिसमें एक्सपेंसेस कम हो। एक्सपेंसेस कम किस तरीके से हो सकते हैं कि आप वो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी लैब एक्सपेंसेस जो है, आपको लैब सेटअप करना होगा ट्रेनिंग सेंटर में, तो लैब एक्सपेंसेस कम से कम आए, ठीक है। क्या बोला मैंने? पहली बात, पहला रूल याद रखें, लैब एक्सपेंसेस। कोर्स को इस तरीके से डिसाइड करें कि लैब एक्सपेंसेस आपके सबसे कम आए। पहली स्टेप, लैब एक्सपेंसेस कम आए। सेकेंड स्टेप क्या बताई मैंने आपको कि उसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा हो, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, लैब एक्सपेंसेस कम हो और उसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा हो, ठीक है।
दो चीजें समझ में आ गए। लैब एक्सपेंसेस, मैं तीसरी बार आपको रिपीट कर रहा हूं, समझने में दिक्कत होगी। लैब एक्सपेंसेस कम होना चाहिए और ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए। और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी आपको प्लेसमेंट की जो कंप्लायंसेस आते हैं तो उसमें प्लेसमेंट नहीं, सबसे ज्यादा स्वयं रोजगार आप लोग करा सको। समझ रहे हैं इस बात को? स्वयं रोजगार यानी आप उनको कोई सेल्फ डिपेंडेंट बना सको आप उनको, है ना। बिजनेस में अगर कोई अपना खुद बिजनेस खोल सके, है ना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप दे सको। तो ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, जिसमें लैब एक्सपेंसेस सबसे कम आ रहे हैं वो सिलेक्ट किया। दूसरा आपने फिल्टर लगाया कि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाला है, उसी को हम करेंगे। और तीसरा आपने क्या चेक किया कि बच्चे को हम उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको, तीन कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताए हैं, इससे आप कोर्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब पेमेंट की बात, कि पेमेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन से कोर्स में हमें सबसे ज्यादा पेमेंट मिलेगा। तो मैंने आपको जैसा बताया कि कैटेगरी 1 में आपको 46.70 रुपीज मिल रहे हैं, है ना। तो अगर कोर्स कैटेगरी 1 है हमारी, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि उसके लैब एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा जा रहे हैं तो कैटेगरी 2 पे भी आ सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी 2 में भी हैंडसम अमाउंट मिल रहा है, वो होता है 40 रुपीज, है ना। 40 रुपीज भी कम नहीं होते, कैंडिडेट का हैंडसम अमाउंट मिल जाता है। तो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 3 पे नहीं जाती, क्योंकि उसमें बहुत कम हम लोगों को जो होता है रिम्बर्समेंट मिलता है, पेमेंट मिलता है। तो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 को आप डिसाइड करें। ठीक है, अब देखते हैं पेमेंट किस तरीके से निकलता है। सपोज करें हमने कोर्स सेलेक्ट किया कैटेगरी 1 का, ठीक है, कैटेगरी 1 का हमने कोई कोर्स सिलेक्ट किया, है ना। अब उसका हमें ड्यूरेशन देखना पड़ेगा। देखिए, जितने भी एनएसडीसी के कोर्सेज है सबका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, सबका ड्यूरेशन है। इट्स नॉट लाइक कि आपके ऊपर डिपेंड करता है या मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या मैं अपने तरीके से भाई कि नहीं इसको इतने मतलब मैं ड्यूरेशन तक पढ़ाऊंगा, इसको इतने ड्यूरेशन तक पढ़ाऊंगा, तो इस तरीके से नहीं होता है। एनएसडीसी के अंदर पूरा का पूरा जो आपको कोर्स जो लिस्ट आप डाउनलोड करोगे उसमें आपको ड्यूरेशन भी मिलेगा, कैटेगरी भी मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं मिलता वेबसाइट पर तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो रेट होती है पर कैंडिडेट रेट जो मैंने बताई, हम कैटेगरी 1 की बात करते हैं 46.70 रुपीज। अगर 46.70 रुपीज को हम लोग मान लेते हैं कि कोई 500 का जो ड्यूरेशन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 46.70, यानी एक कैंडिडेट की रेट पर आवर 46.70 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ड्यूरेशन से 500 रुपीज, तो हमारे पास निकल कर आता है कि एक बच्चे का कितना ट्रेनिंग अमाउंट बनता है। कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर आ गया है। वीडियो बनाने से पहले मुझे ध्यान ही मिला कि आप लोगों को जो है कैलकुलेट भी करके बताना है ना। तो हमने बात की रेट की 46.70 इंटू 500 पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो आता है 23,350, यानी 23,350 रुपए आपको, अगर आप कोई सा भी 500 घंटे का अगर आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं और उसकी कैटेगरी 1 होती है तो आपको एक बच्चे का जो पैसा मिलता है वो होता है 23,350, यस 23,350। और ये एक कैंडिडेट की फीस है। अगर आप इसको 30 कैंडिडेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बैच जो बनता है वो 30 कैंडिडेट्स का बनता है, तो 30 कैंडिडेट्स का अगर हम देखें तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 23350 को हम लोग 30 से कर लेते हैं, तो टोटल जो हमारे पास जो अमाउंट बनता है वो 7,500,000 बनता है। कितना बनता है, 7,500,000, यानी कि गवर्नमेंट आपको 30 बच्चों का एक बैच पढ़ाने के लिए आपको 7,500,000 रुपीज देती है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग। अब कैटेगरी 2 का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 500 की ड्यूरेशन है आपको और कोस्ट कैटेगरी 2 है, तो मैं आपको बता देता हूँ कोस्ट कैटेगरी 7 जो 2 है उसका 40 रुपीज है। 40 इंटू 500 हम करते हैं तो एक कैंडिडेट की जो रेट निकल कर आती है वो 20,000 रुपीज निकल कर आती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। 20,000 को हम लोग अगर 30 कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का जो टोटल बैच का पेमेंट बनता है वो 6 लाख रुपीज इसका पेमेंट बनता है। तो इस तरीके से आप कोई से भी कोर्स ड्यूरेशन को कैटेगरी से मल्टीप्लाई करके, ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करके और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मल्टीप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हमने पेमेंट की कैलकुलेशन कर ली कि पेमेंट कितना बन रहा है। अब बात आती है कि हमें पेमेंट मिलेगा कैसे, मतलब जो भी पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी, जैसे आपको पोस्ट कैटेगरी 2 का एग्जांपल लेते हैं हम। पोस्ट कैटेगरी 2 में मैंने बताया आपको 500 ड्यूरेशन है और 40 रुपीज उसकी रेट है, तो 500 इंटू
40 रुपीज हो रहा है, यानी 20,000 रुपये कैंडिडेट का हो रहा है। और अगर हम इसको 30 कैंडिडेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 लाख रुपए हो रहा है। तो टोटल हमारा एक बैच हो रहा है वो 6 लाख रुपए होता है। अब बात आती है कि हमें मिलेगा कैसे 6 लाख रुपए। ठीक है, कॉमन नॉर्म्स जो कहते हैं, जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का कहता है कि आपको जो पेमेंट है वो 3 ट्रांच में मिलेगा, यानी 3 टुकड़ों में मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ठीक है, अब वो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से होगी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोर्स कैटेगरी सेकंड को आपने 40 रुपीज से मल्टीप्लाई किया, 500 घंटे को 500 घंटे करके 20,000 आ रहा है ना एक बच्चे का, और 20,000 को आपने 30 बच्चों से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास 6 लाख रुपए आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 6 लाख रुपए आपके पास मिलेगा कैसे। गवर्नमेंट कहती है कि 3 टुकड़ों में मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से? 30%, 50%, 20%। ठीक है, 30% आपको एडवांस मिलता है, जैसे ही आप बैच चालू कर लेते हैं तो 6 लाख का 30% आपको एडवांस मिल जाता है। ठीक है, 6 लाख का 30% आपको एडवांस मिल जाता है। 30% कितना होता है? 1,80,000, यानी बैच जब भी चालू करेंगे आपको 1,80,000 आपको एडवांस गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, अब अलग अलग स्कीम में कहीं बैंक गारंटी के अगेंस्ट में देती है, कहीं ऐसे भी दे देती है, तो अलग अलग स्कीम में अलग अलग जो रूल्स होते हैं, है ना। ठीक है, बहरहाल 1,80,000 जो 30% अमाउंट है वो इनिशियल स्टेज में एडवांस आना होता है। ठीक है, अब आप बच्चों का एडमिशन ले चुके हैं, ट्रेनिंग पूरी करवा चुके हैं, असेसमेंट पूरा करवा चुके हैं, जैसे ही आप ऐसे बच्चों के एग्जाम ले लेते हैं और सारे कंप्लायंसेस सबमिट करते हैं तो रिमेनिंग 50% यानी 6 लाख का 50%, 6 लाख का 50% जो है यानी कि 3 लाख रुपए आपको मिलते हैं। कब? बच्चों का असेसमेंट कराने पर और प्लेसमेंट करवाने पर। ठीक है, अब आते हैं रिमेनिंग 20%। रिमेनिंग 20% जो होता है, यानी कि रिमेनिंग 20% आपका जो अमाउंट होता है 1,20,000 को 20% वो एंड में प्लेसमेंट लिंक्ड होता है, यानी कि 3 महीने की जो आपने प्लेसमेंट कराया है उनके 3 महीने की रिकॉर्ड जो होती है आपको सबमिट करनी पड़ती है। ऑन सबमिटिंग जो रिमेनिंग 20% अमाउंट है वो आपको 3 महीने की जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है बच्चों की वो सबमिट करने पर आपको मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेमेंट किस तरीके से बन रहा है, पेमेंट की किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है और किस तरीके से हमें मिल रहा है, तो ये थी उसकी पूरी प्रोसेस। एक बार समरी में आपको बता देता हूँ। कोई से भी कोर्स का कैटेगरी देखना है, कैटेगरी के साथ उसका ड्यूरेशन देखना है और ड्यूरेशन को उससे मल्टीप्लाई करके एक पूरा का पूरा पेमेंट निकालना है। पेमेंट के 20%, 30%, 50%, 20% 3 ट्रांच में आता है और इस तरीके से ये पूरी पेमेंट साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आप ये पूरा प्रोसेस करके कोई से भी कोर्स का पूरे इंडिया में कोई सी भी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर का कोई सा भी आप ट्रेनिंग फी निकाल सकते हैं। तो ये था ट्रेनिंग फी निकालने के लिए एक छोटा सा वीडियो। अगला जो वीडियो होगा वो हम देखेंगे कि किस तरीके से रेजिडेंशियल का पेमेंट हमें मिलता है। ये सारी चीजें हमने देखी ट्रेनिंग फी के लिए, कि ट्रेनिंग फी कैसे निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो रेजिडेंशियल बेस्ड होते हैं, यानी आपको बच्चे को ठहराना भी होता है, हॉस्टल फैसिलिटी देनी होती है, मेस फैसिलिटी देनी होती है। ठीक है, तो दोनों फैसिलिटी किस रेट से गवर्नमेंट आपको पे करती है, नेक्स्ट वीडियो में आप ये चीज देखेंगे। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर प्रेस करें, अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आगे मुझे वीडियोस किन किन टॉपिक्स पर बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। हैव अ नाइस डे।